गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया, आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, इंटरमीडिएट गृह विज्ञान में आपका अध्याय 6 तंत्रिका तंत्र तथा ज्ञानेंद्रियाँ चल रहा है और यह पाठ समाप्ति के ओर है। और आज हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। वह है, ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं? शरीर की ज्ञानेंद्रियों के नाम लिख के उनके कार्य लिखिए। या टिप्पणी में भी यह प्रश्न आ सकता है कि ज्ञानेंद्रियों के कार्य लिखें। तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं। प्राणी शरीर के वे अंग जो बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करके आवेग के रूप में उसे तंत्रिका तंत्र को पहुंचाते हैं, वे ज्ञानेंद्रियाँ या संवेदग्राही अंग कहलाते हैं। बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं। वह इस प्रकार हैं। इसमें नंबर 1 है श्रवणो संतुलन ज्ञानेंद्रियाँ या कान। कान 2 होते हैं। इसका मुख्य कार्य ध्वनि संवेदनाओं को ग्रहण करना, उसके साथ ही शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी ये योगदान देते हैं। दूसरा है आपका प्रकाश ग्राही ज्ञानेंद्रियाँ या नेत्र। नेत्र भी 2 होते हैं। इसका मुख्य कार्य बाहरी वस्तुओं के आकार तथा रंग की संवेदनाओं को ग्रहण करना है। तीसरा है आपका गंध ग्राही ज्ञानेंद्रियाँ या नासिका। नासिका रंध्र भी 2 होते हैं। इस ज्ञानेंद्रिय का मुख्य कार्य गंध संबंधी संवेदनाओं को ग्रहण करना है। 4 नंबर है आपका स्वादग्राही या जीभ। जीभ भी एक ज्ञानेंद्रियाँ है। इसका मुख्य कार्य स्वाद संबंधी ही संवेदनाओं को ग्रहण करना है। विभिन्न स्वादों की जानकारी इसी के माध्यम से प्राप्त होती है। जीभ में पाए जाने वाली असंख्य स्वाद कलिकाओं द्वारा भिन्न भिन्न स्वादों को ग्रहण किया जाता है। त्वक ज्ञानेंद्रियाँ या त्वचा। त्वचा भी एक संवेदग्राही अंग है। इसका कार्य स्पर्श द्वारा गर्म ठंडे का ज्ञान प्राप्त करना तथा स्पर्श द्वारा कोमल कठोर आदि के साथ साथ दबाव का भी ज्ञान प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं? अनेक क्रियाएं बाहरी अंगों द्वारा बाहरी उद्दीपनों के कारण अनुक्रिया के रूप में होती हैं। इन्हें प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं तथा मस्तिष्क के निकाल देने पर भी चलती रहती हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रियाएं पूर्ण रूप से अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं को संपन्न होने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। संवेदी अंगों में तंत्रिका तंतु होते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को ग्रहण करके संवेदी तंतुओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। इसके फलस्वरूप मेरुरज्जु से अनुक्रिया के लिए आदेश प्रेरक तंतुओं द्वारा संबंधित मांसपेशियों को मिलता है तथा अंग अनुक्रिया करता है। इस प्रकार संवेदी अंगों से संवेदनाओं को संवेदी तंतुओं द्वारा मेरुरज्जु तक आने तथा मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंग की मांसपेशियों तक पहुँचने के कार्य को प्रतिवर्ती चाप तथा होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे ठंडी हवा के कारण शरीर के रोगटे खड़े होना, छींकना, सांस लेना, उत्तम भोजन की सुगंध पाकर मुंह में पानी आना या तेज प्रकाश में आँखों का स्वयं बंद हो जाना, आँखों की पलकों का सामान्य झपकना और कांटा चुभने पर एकदम उस अंग को खींच लेना आदि। और इसी से संबंधित अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का महत्व क्या है? तो सामान्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाएं या सहज क्रियाएं अनियंत्रित तथा अनैच्छिक होती हैं, परंतु व्यक्ति के लिए इसका बहुत महत्व होता है। इन क्रियाओं के द्वारा विभिन्न बाहरी आक्रमणों एवं खतरों से व्यक्ति की रक्षा होती है। जैसे यदि कोई तिनका हवा में उड़कर आँख की ओर आता है तो आँख की पलक प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा स्वयं ही झपक जाती है।
तथा आँख में तिनका नहीं गिरता है। दूसरा है आपका आंतरिक प्रतिवर्ती क्रियाएं भी विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे भोजन ग्रहण करने से पूर्व ही मुख में लार का आ जाना तथा भोजन ग्रहण करने के उपरांत विभिन्न पाचक रसों का स्राव होना पाचन के लिए अत्यधिक आवश्यक तथा उपयोगी होता है। अगला है कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं व्यक्ति को बदलते हुए पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में भी सहायक होती हैं, जैसे अचानक वातावरण के ताप बढ़ जाने पर शरीर प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा त्वचा से पसीने की बूंदें निकाल देता है तथा शरीर का ताप सामान्य बना रहता है। बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस पार्ट से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में सामान्य रूप से आता है, वह है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो इन दोनों में से कोई ना कोई प्रश्न हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न समझकर पढ़िए और ध्यान दीजिए। तो आपका प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि आँखों में सामान्य रूप से पाए जाने वाला एक दोष है निकट दृष्टि दोष। इस दोष में पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को ठीक से देखना संभव नहीं होता है। इसमें नेत्र गोलक के अधिक लंबा हो जाने के कारण लेंस तथा पीत बिंदु के मध्य की दूरी सामान्य से अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें पीत बिंदु पर केंद्रित होने से पूर्व ही जैली कोश के बीच में केंद्रित हो जाती है। इससे वस्तु का धुंधला प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इस प्रकार की आँखें वस्तु को बहुत समीप से देखना चाहती हैं, इससे आँख की पेशियों को अधिक श्रम करना पड़ता है तथा धीरे धीरे यह दोष बढ़ता चला जाता है। इसका कारण हो सकता है निकट दृष्टि दोष बहुत पास से पढ़ने तथा अन्य कार्य के करने से हो सकता है। आँखों पर अधिक जोर देने, बहुत कम या अधिक प्रकाश में पढ़ने से भी हो जाता है। इसका लक्षण आँखों से पानी जाना, पुस्तक को पास रखकर पढ़ने की चेष्टा करना, सिर तथा आँखों में दर्द रहना, दूर की वस्तुओं को अस्पष्ट दिखने की बात करना आदि निकट दृष्टि दोष के लक्षण हैं। उपचार: आँखों के इस दोष का उचित उपाय अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग है। इस प्रकार के चश्मे से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं तथा यह दोष अधिक बढ़ने भी नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के दोष की स्थिति में आँखों के पास लाकर लिखने पढ़ने तथा अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। अगला है आपका दूरदृष्टि दोष। आँखों में पाया जाने वाला सामान्य रूप से यह एक दोष है दूरदृष्टि दोष। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ जाती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस स्थिति में आँख का गोला कम लंबा हो जाता है तथा लेंस और पीत बिंदु के बीच की दूरी कम हो जाती है और वस्तुओं का बिंब रेटिना पर ना बनकर इसके पीछे बनता है तथा इस प्रकार अति समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देखना कठिन हो जाता है। इसका कारण है आँखों से दूर वस्तुओं को रखकर कार्य करने तथा भोजन में पौष्टिक तत्वों के अभाव से इस दोष की उत्पत्ति होती है। लक्षण: पुस्तकों को दूर रखकर पढ़ने की चेष्टा, आँखों का छोटा हो जाना अथवा अंदर की ओर धंस जाना इस रोग या दोष के लक्षण हैं। उपचार: इस दोष की स्थिति में उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि आँखों में पाए जाने वाले कुछ सामान्य रोग। तो सबसे पहला रोग है आँखों का तिरछा होना। बच्चों की दोनों आँखों की दृष्टि में अंतर होने पर उन्हें प्रत्येक वस्तु को देखने के लिए आँखों को इधर उधर घुमाकर परिश्रम पूर्वक देखना पड़ता है। निरंतर परिश्रम के कारण आँखों की कोई पेशी खिंच जाती है या कोई सिकुड़ जाती है और यह दोष अधिकतर 3 से 4 वर्ष के बच्चों में उत्पन्न होता
देखा जाता है, प्रायः ऑपरेशन द्वारा यह दोष ठीक हो जाता है। नंबर 2, आँख दुखना। यह एक संक्रामक रोग है। रोग के कीटाणुओं का संक्रमण वायु, कपड़ों तथा हाथ द्वारा हो सकता है। इसमें पलकें सूज जाती हैं तथा आंखों में कीचड़ निकलने लगता है। रोग बढ़ने पर पलकों का खुलना भी कठिन हो जाता है। साधारण उपचार द्वारा इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। तीसरा है गुहेरी। पलकों की वसा ग्रंथियों में सूजन आ जाने से आँख में एक छोटी फुंसी निकल आती है। आँखों में गंदे हाथ लगाने, बार बार मलने या पेट की खराबी से भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए चिकित्सक के परामर्श से उचित उपचार कराना चाहिए। चौथा है आपका मोतियाबिंद। इसमें रेटिना पर एक आवरण छा जाने से रोगी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए ऑपरेशन कराकर रोग मुक्त हुआ जा सकता है। रोहें। इस रोग में पलकों की आंतरिक दीवार पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जो आँखों को कष्ट देते हैं। इस रोग में आँख को बोरिक अम्ल से धोना चाहिए तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। अगला है आपका जरा दृष्टि। वृद्धावस्था में आँख के लेंस के कड़े पड़ जाने से यह स्वस्थ अवस्था की तरह कार्य नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं का बिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस रोग को दूर करने के लिए उपयुक्त शक्ति के उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। वरांधता। यह रोग सामान्य रूप से आनुवांशिक दोष होता है। इस दोष के उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति विभिन्न रंगों, विशेष रूप से लाल तथा हरे रंग के बीच अंतर करने में असमर्थ रहता है। सामान्य रूप से उपचार के द्वारा इस रोग का निवारण नहीं हो पाता है। अब अगला प्रश्न है कान का मुख्य दोष यानी बहरापन। कान का मुख्य कार्य सुनना है। सुनने की क्रिया का अवरुद्ध होना कान का दोष माना जाता है। इसे बहरापन कहते हैं। जन्म से ही कान की बनावट में कोई विशेष कमी अथवा विकृति के कारण बहरापन हो सकता है। इसके अतिरिक्त किसी संक्रमण या चोट लगने के कारण कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया में बाधा पड़ सकती है और बहरापन ही कान का मुख्य रोग है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे असावधानी के कारण कान का पर्दा यानी कर्ण पटह क्षतिग्रस्त हो जाने या फट जाने से, किसी संक्रमण के कारण मवाद आदि आने से, मस्तिष्क के श्रवण केंद्रों अथवा श्रवण तंत्रिका में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण भी बहरापन हो सकता है। कर्ण पटह पर अधिक मात्रा में गंदगी अथवा श्राव आदि मैल के रूप में जमा होने पर, जुकाम, फ्लू आदि के कारण कंठ कर्ण नली बंद हो जाने पर, सूजन आदि आने पर, कभी कभी इन रोगों के कारण मध्य कर्ण में सूजन आ जाती है। इसके अधिक दिनों तक चलते रहने से बहरापन हो सकता है। अगला है प्रबल ध्वनि प्रदूषण के कारण अस्थायी तथा अस्थायी बहरापन उत्पन्न हो सकता है। मादक वस्तुओं का स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों, यह प्रश्न भी कभी कभी आपके परीक्षा में आता है कि मादक वस्तुओं का स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मादक वस्तुएं हर प्रकार से हानिकारक हैं या हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। स्नायु तंत्र पर भी मादक वस्तुओं का बुरा प्रभाव पड़ता है। मादक वस्तुएं जैसे कि मदिरा का सेवन करने से उनका अवशोषण आमाशय से ही रक्त द्वारा हो जाता है और मादक तत्व रक्त परिसंचरण द्वारा मस्तिष्क तथा शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाते हैं। इससे मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा स्नायु तंत्र को क्षति पहुंचने लगती है। मादक वस्तुओं के प्रभाव से स्नायु तंत्र अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है। शरीर के अंगों तथा पेशियों पर स्नायुविक नियंत्रण घटने लगता है तथा शारीरिक प्रतिक्रियाएं विलंब से होती हैं और यही कारण है कि मादक वस्तुओं के सेवन से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी प्रभाव के कारण इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं तथा व्यक्ति किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इसके अतिरिक्त मादक वस्तुओं के प्रभाव से व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है तथा चेतना भी दुर्बल हो जाती है। तो बच्चों, आज हमने सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा और मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।